दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आपके सामने एक न्यू स्टोरी लेकर के, जो कि हमारे इतिहास की बहुत बहुत बड़ी कहानी है, जो कि है हमारे 1857 के एक द ग्रेट रिवॉल्ट। दोस्तों, इस रिवॉल्ट को हमारे देश में एक साथ पूरे देश में इसको लड़ा गया था। दोस्तों, इस रिलेटेड मैं आज आप लोगों को बहुत सारी स्टोरी बताने वाला हूँ। इसके कारण क्या था, इसके कॉजेस क्या थे। दोस्तों, इस रिवॉल्ट का होने का कॉजेस क्या था। दोस्तों, इस रिवॉल्ट को हमने अंग्रेजों के साथ में लड़ा था, क्योंकि जब हम लोग काफी ज्यादा उनसे जब हम लोग परेशान हो गए, तब जाकर के हम इस रिवॉल्ट को लड़े थे। दोस्तों, आज मैं वही आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इस रिवॉल्ट के पीछे कारण क्या थे, इस विद्रोह के पीछे हमारा मुख्य कारण क्या था, कि जो हमने इतना बड़ा विद्रोह किया था कि जो पूरे देश में एक साथ चल रहा था उस वक्त। दोस्तों, ये खासकर हमारे उत्तर भारत साइड में काफी क्या चल रहा था। बंगाल से लेकर के हमारे उत्तर भारत तक कंटिन्यूसली ये वॉर चला था एक साल तक। दोस्तों, ये वॉर है, इस वॉर की कहानी है 1857 की, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसका नाम ही है द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। दोस्तों, इस 1857 के पीछे, जो 1857 में जो इतने बड़े युद्ध हुए थे, दोस्तों इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, कोई एक समय का कारण नहीं था। दोस्तों, अंग्रेज जब से आए थे तब से लेकर के 1857 तक वो हम पे कुछ ना कुछ हमारे ऊपर अत्याचार करते जा रहे थे, जो धीरे धीरे करके एक एक करके चिंगारी बढ़ती गई और जाकर के 1857 में 1857 में ये चिंगारी एक बड़ा लावा बन के बाहर आया। दोस्तों, आज मैं वही बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से किसी एक कारणवश से ये नहीं हुआ। इसके कई कारण थे, इसके कई सारे कॉजेस थे कि जिसकी वजह से ये 1857 का ये रिवॉल्ट हमारा स्टार्ट हुआ। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में एंट्री कभी मारा था सन 1600 में। दोस्तों, ये अंग्रेज को ये एक्चुअली ये इंग्लैंड कंट्री की कोई गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ पे। ये थी वहाँ की एक कंपनी, वहाँ के एक मर्चेंट थे, वहाँ की कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम लोग लंदन ऑफ मर्चेंट्स के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम लंदन ऑफ मर्चेंट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जिसको वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बिगिनिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी दिसंबर 31 1600, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 दिसंबर सन 1600 को भारत देश में उन्होंने एंट्री मारा था। 31 दिसंबर 1600 को उन्होंने भारत में एंट्री किया था। दोस्तों, they got a royal charter by the Queen Elizabeth for trading in India। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि इंग्लैंड में आज भी इंग्लैंड में वहाँ पे कभी किंग का राज था नहीं, वहाँ पे हमेशा क्वींस के राज थे। और उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ। तो दोस्तों, ये लंदन ऑफ मर्चेंट थे, उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से इन्होंने परमिशन लिया था। उस परमिशन का नाम था रॉयल चार्टर। उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर लिया था। तो रॉयल चार्टर एक अनुमति पत्र था कि जो उन्होंने उससे लिया था और भारत देश आकर के यहाँ पे व्यापार करने के लिए। दोस्तों, जिस वक्त अंग्रेज यहाँ पर आए व्यापार करने के लिए, उसके पहले भी यहाँ पे पोर्टुगीज थे, डच थे, यहाँ पे मुगल आकर के मुगल यहाँ पे पहले से राज कर रहे थे। दोस्तों, बहुत सारे बाहरी शासक यहाँ पे आ चुके थे। अब इसके बाद अब यहाँ पे एंट्री मारे ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने पूरे भारत देश पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, जिस वक्त अंग्रेजों यहाँ पर आए थे, उस वक्त यहाँ पर राज चल रहा था अकबर का। हमारे इतिहास के महान राजा, काफी बड़े शासक थे, एम्परर अकबर। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं कि दे गिवन परमिशन बाय जहांगीर टू सेट अप। उसके बाद जिस वक्त भारत देश में व्यापार करने, बिजनेस करने के लिए आए थे, उस वक्त यहाँ पे अकबर का राज चल रहा था। उसके बाद अकबर की बेटी जहांगीर आए, फिर जहांगीर से उन्होंने परमिशन लिया सूरत में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो जो ठीक है, जहांगीर ने उन्हें परमिशन दे दिया वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। दोस्तों, अभी तक तो बस यही चल रहा था कि उन्होंने परमिशन लिया यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, जो कि हमने दिया, परमिशन दिया उन्हें। और दोस्तों, उसके बाद उन्होंने आफ्टर दैट दे गॉट मैग्ना कार्टा। दोस्तों, ये मैग्ना कार्टा है। दोस्तों, जो कि मैग्ना कार्टा का अर्थ ये होता है, मैग्ना कार्टा का मीनिंग ये होता है फ्री ड्यूटी राइट्स। दोस्तों, जैसे कि अगर कोई बाहर देश का कोई फैक्ट्री को, बाहर देश का कोई बिजनेसमैन यहाँ पर आता है बिजनेस करने के लिए, तो उसको यहाँ पे एक टैक्स पे करना है, यहाँ पे एक अलग से चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जिसका जो कि उन्हें मिल चुका था हमारे उस वक्त जहांगीर से। यहाँ पे मैग्ना कार्टा मिल चुका था कि वो यहाँ पे फ्री में ड्यूटी कर सकते थे यहाँ पे। उसके लिए अपने ड्यूटी करने के लिए उनको यहाँ पे उन्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं थी।
बट दोस्तों यहाँ तक ही वो सीमित नहीं रहे, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड का विश्वास था एम्परियलिज्म में, उनकी नीति है कि साम्राज्यवाद में, क्योंकि उनका कहना ये था कि तुम जाओ दूसरे देशों पर, वहां पे अपने कॉलोनीज बनाओ, वहां पे अपने बिजनेस करो, वहां पे राज करो। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, देखो अभी ऐसा किसी एक कारण से नहीं, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि किसी एक कारण से यह विद्रोह नहीं हुआ था 1857 का, किसी एक कारण से नहीं हुआ था दोस्तों ये सालों से चले आ रही थी, एक छोटी जो हमारे अंदर डिसकंटेंट की भावना पैदा करते आ रही थी, जो कि बाद में 1857 में आकर के एक बड़े चिंगारी बन के, एक बड़ा लावा बन के बाहर आया था। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था, फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ, उसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर भी हो गया। अब बैटल ऑफ प्लेसी में कई सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे हमारे प्रॉपर्टीज नुकसान हो गए, लोगों की जान चली गई, बहुत कुछ हो गया। इतने पे उनका निचला, उसके बाद उन्होंने किया बैटल ऑफ बक्सर किया। अब बैटल ऑफ बक्सर भी काफी बड़ा बैटल हो गया था, इससे भी हम भारतीयों के अंदर उनके लिए काफी ज्यादा दुर्भावना, मतलब काफी ज्यादा डिसकंटेंट की भावना आ गई थी दोस्तों। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ ही नहीं रुकी, उसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी हुई। जैसे आप सबको पता ही होगा कि जितने भी यूपीएससी वाले हमारे बच्चे हैं उन सबको पता ही होगा कि बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर, इलाहाबाद ट्रीटी। उसके बाद दोस्तों लगातार 100 सालों तक उन्होंने हमारा शोषण किया, लगातार 100 सालों तक उन्होंने हमारे जम के शोषण किया दोस्तों। आफ्टर 1756 to 1857 दे स्टार्टेड मैनी पॉलिसीज इन इंडिया दोस्तों। उसके बाद लगातार 100 सालों तक उन्होंने भारत देश के अंदर अपनी नई नई नीतियां, नए नए पॉलिसीज लेके आते गए, जो कि हमें वो एक्सेप्ट नहीं था, फिर भी हमें मजबूरन उनके नए नए पॉलिसी के तले हमें अपने जीवन को व्यतीत करना था दोस्तों। इसके बाद भी हमें कुछ भी तकलीफ नहीं था, इसके बाद भी हम कुछ नहीं, ठीक है, हम भाई यही समझते कि जैसे कि अभी हमारे राजा महाराजा हम पे राज करते थे, उनका नियम था, वैसे ही हम इनका भी नियम कानून पालन करते हुए अपना धंधा व्यापार करते थे, अपनी लाइफ जीते थे। पर दोस्तों किसी एक कारण से ऐसा नहीं हुआ था। 1857 ये अपने आप में काफी बड़ा क्रांति, इसको कहते हैं 1857 का क्रांति कहते हैं दोस्तों। ये काफी बड़ा क्रांति था, आज तक का हमारे भारत देश में आज तक का सबसे बड़ा क्रांति जो हुआ है वो 1857 का क्रांति हुआ है। ये किसी एक कारण से नहीं हुआ, इसके पीछे कई कारण आते हैं दोस्तों। आज फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, कई बार बता रहा हूँ कि ये किसी एक कारण से नहीं हुआ था। बैटल ऑफ प्लेसी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इलाहाबाद ट्रीटी हुआ, ऐसे कई अनगिनत कहानियां थी जिनकी वजह से हम भारतीय के अंदर एक विद्रोह जाग उठा और जिसकी वजह से ये इतना बड़ा रिवॉल्ट हो गया दोस्तों। आपको मैं यहाँ पे कुछ कॉसेस लिख के रखा हूँ, मैं बताता हूँ। जैसे कि एक है मिलिट्री कॉसेस, जो कि कुछ मेन कारण है। मिलिट्री कॉसेस, पॉलिटिकल कॉसेस, इकोनॉमिक कॉसेस, सोशल इकोनॉमिक कॉसेस, इमीडिएट कॉसेस एंड अदर कॉसेस। दोस्तों ये कुछ कॉसेस हैं कि जिनकी वजह से मतलब हमारे यहाँ पे इतना बड़ा ग्रेट रिवॉल्ट हो गया दोस्तों। अब जिनमें से मैंने यहाँ पे मिलिट्री कॉसेस यहाँ पे लिख करके रखा है, बाकी भी मैं लिख करके आप लोगों को बताऊंगा। बाकी भी आप लोगों को मैं लिख करके बताऊंगा, बट पहले मैं आप लोगों को ये मिलिट्री कॉसेस बता दूं फिर। अब दोस्तों चलो हम चलते हैं मिलिट्री कॉसेस की तरफ। दोस्तों ये मिलिट्री कॉसेस में क्या था, अब आपको वो बताता हूँ मैं कि ओवरसीज डिप्लॉयमेंट विच वाज अगेंस्ट द बिलीफ ऑफ हिंदूज इज नॉट क्रॉसिंग द सीज। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे देश में हिंदू हो या मुस्लिम है, सिख हो या ईसाई हो, हम सब काफी ज्यादा अपने गॉड में, अपने बिलीफ में भरोसा काफी ज्यादा रखते हैं। जो कि आप लोगों को पता था कि उस वक्त था क्या, उस वक्त ये था कि हम हिंदूज जो थे, हम समुद्र पार करके कहीं पे युद्ध करने जाना हम अपने आप में काफी बड़ा पाप समझते थे। हम समुद्र की यात्रा करना, समुद्र पार करना हमारे लिए काफी बड़े पाप की बात थी, जो कि हम चाहते हैं इसे करना। पर दोस्तों उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की थी, और इंग्लैंड के सिर्फ भारत देश में नहीं, अफ्रीका और एशिया के कई सारे देश, यहाँ तक अमेरिका पे भी उनका कब्जा था। वो हर जगह अपने कॉलोनीज बना करके रखे थे, तो वो हर जगह उनका आए दिन कहीं ना कहीं बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे। तो उन्होंने हमारे देश के उस समय हमारे जितने इंडियन सैनिक से, इंडियन सोल्जर से, क्योंकि दोस्तों जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ गई थी, यहाँ पर आकर स्टार्ट कर रही थी, उस वक्त उनके सैनिकों में उनके आर्मी के अंदर ब्रिटिश सोल्जर्स भी थे, इंडियन सोल्जर्स भी थे। पर दोस्तों वो ना ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स दोनों में भी बोलते हैं कि बोलते हैं दो आंख करना,
उस तरह करते थे दोस्तों कि इंडियन सोल्जर्स को बोलते थे कि वहां पर ये फाइट चल रहा है, वहां पर ये फाइट चल रहा है, तुम्हें वहां जाना लड़ाई करना है, तुम्हें वहां जाना लड़ाई करना है। पर दोस्तों हम इंडियंस के अंदर ये था कि हमें समुद्र क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे लिए काफी बड़ा पाप जैसा था। पर लेकिन वो हमेशा हमें भेजते थे, हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को भेजा करते थे बाहर देश, समुद्र पार करके दूसरे देशों में जाकर लड़ाई करने के लिए। तो दोस्तों एक ये थे काफी बड़े हमारे अंदर डिसकंटेंट पैदा होना, जो काफी बड़ा था। कि आप सबको पता है कि हमारे हिंदू मुस्लिम में, किसमें भी, सिख ईसाई कोई भी रहे, हमारे लिए जो पाप है वो पाप है, उसको हम कभी कर नहीं सकते। अगर किसी ने जबरदस्ती करा दिया तो हम सबसे ज्यादा भड़कते हैं उसी वक्त, अगर हमसे कोई जबरदस्ती कोई पाप वाला काम कराता है। तो दोस्तों एक कारण ये था। अभी आगे और भी एक डिफरेंसेस इन सैलरीज फॉर इक्वल रैंक्स। दोस्तों जैसे कि अभी उस वक्त क्या था कि अंग्रेजी सैनिकों में ब्रिटिश सोल्जर्स रहे तो, और उसी सेम रैंक का ब्रिटिश सोल्जर, सेम रैंक का इंडियन सोल्जर। पर दोस्तों अगर ब्रिटिश सोल्जर का अगर सैलरी होता था 20,000, तो उसी जगह पे हमारे इंडियन सोल्जर का सैलरी होता था 2,000, 4,000। दोस्तों इतना क्यों? अगर दोनों सेम रैंक के हैं तो दोनों को सैलरी भी सेम मिलना चाहिए। दोनों अगर सेम रैंक के हैं तो दोनों को सैलरी भी इक्वल, दोनों को सैलरी भी सेम मिलना चाहिए, पर वो नहीं मिलता था। हमेशा वो अंग्रेजों को अपने जो उनके सोल्जर हुआ करते थे उनको ज्यादा सैलरी देते थे, जो हमारे इंडियन सोल्जर होते थे उनको सैलरी कम मिलती थी। तो दोस्तों एक ये भी थी काफी बड़ी उनके अंदर भावना आना, उनके दुर्भावना, उनके अंदर डिसकंटेंट पैदा होना। दोस्तों इसके आगे मैं आप लोगों को और बताता हूँ। स्पेशल प्रोविजंस फॉर द यूरोपियन सोल्जर्स। Special provisions for the European soldiers, Indian rank could not rise above सूबेदार। तो सर जिस तरीके से उनके जैसे कि उनके पूरे सैनिक, उनकी जो पूरे पलटन होती थी, उनके अभी जिस तरीके से हवलदार, पुलिस, एसपी, डीएसपी, अलग कमिश्नर, अलग अलग पोस्ट होते थे। दोस्तों उस वक्त हम इंडियन सोल्जर्स को कोई भी बड़े पोस्ट नहीं मिलते थे। हम इंडियंस के लिए सबसे बड़ा कोई पोस्ट होता था तो सूबेदार का पोस्ट होता था। एक सूबेदार की पोस्ट के ऊपर कोई बड़ा पोस्ट नहीं मिलता था। और यहाँ तक कि जो अंग्रेजी सैनिक होता था, कोई एक मामूली सा सैनिक भी एक बड़े हाई लेवल पोस्ट तक पहुंच जाता था, लेफ्टिनेंट जनरल तक, कहीं तक कर्नल, जनरल, मेजर तक, सब तक उसका पोस्ट पहुंचता था एक यूरोपियन सोल्जर्स का। बट हम इंडियन सोल्जर्स एक सूबेदार के ऊपर जा नहीं पाते थे। तो दोस्तों ये रहा हमारे मिलिट्री कोर्सेज, काफी बड़े कोर्सेज जो हो गए थे। दोस्तों सिर्फ यही इतना ही है दोस्तों, अगर ऐसा बताने जाए तो बहुत सारी कहानी आ गई थी। बट दोस्तों ये स्टोरी थी जो मिलिट्री कोर्सेज हो गया इनके बीच में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया फर्स्ट कोर्स, जैसे जो हमारा था मिलिट्री कोर्स। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सेकंड कोर्स। हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या था, जो था हमारा पॉलिटिकल कोर्सेज, हमारा राजनीतिक कारण। दोस्तों हमारा राजनीतिक कारण, हमारा पॉलिटिकल कॉज क्या था, आज आप लोगों को ये भी मैं बता देता हूँ मैं। जैसे कि इसको मुझे जैसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। दोस्तों उन्होंने एक नई पॉलिसी लेके आई थी। उन्होंने हमारे राजनीतिक समाज में एक नया राजनीति अपनाया, नया नीति अपनाया उन्होंने, जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसका मतलब ये होता है हिंदी में हड़प नीति। मतलब दूसरों पर जबरदस्ती अपना कब्जा कर लो, अपना हक जमा लो, उसको हड़प लो। तो दोस्तों ये था ऐसा कि जैसे कि कोई भी बड़े जो राजा महाराजा हुआ करते थे, अगर उनका कोई अगर अपना उत्तराधिकारी नहीं है, उनका कोई अगर अपना सगा बच्चा नहीं है, तो उस पे जबरदस्ती, उसके मरने के बाद जबरदस्ती उनके राज को अपना लो, उनके राज को हड़प कर लो। अगर कोई राजा महाराजा अगर ऐसा करता हो, कि किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ले, किसी बच्चे को गोद ले ले, तो उसको भी उन लोग वहां का राजा नियुक्त नहीं करते थे। उसको बस एक पेंशन मिलती थी, एक सैलरी मिलती थी कि तुम यहाँ पे हो, तो यहाँ पे तुम किंग नहीं हो, बस तुम्हें यहाँ पे सैलरी मिलेगी। दोस्तों आगे आओ, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, तो बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1848। तो दोस्तों ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये नीति स्टार्ट कब से हुआ, किसने कराया, वो भी बता देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों ये नई पॉलिसी स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने।
ये पॉलिसी स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों ये जो नाम है लॉर्ड डलहौजी, ये लॉर्ड डलहौजी हम इंडियंस के लिए इतना खराब था, इतना क्रूर शासक था जिसका कोई जवाब नहीं। दोस्तों इसकी अगर आप लोग कहानी सुन लोगे ना तो बोलोगे कि ये इंसान नहीं था, शैतान था, हैवान था। बाय लॉर्ड डलहौजी 1848। दोस्तों ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये पॉलिसी शुरुआत हुई थी 1848 में, 1848 में। और किसने शुरुआत करवाया था? एक ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड डलहौजी, ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड डलहौजी। और दोस्तों अब आपको बताता हूं मैं कि ऐसा कौन सा स्टेट था और कौन से स्टेट थे जो इस हड़प नीति द्वारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। तो दोस्तों द स्टेट अंडर दिस रिवॉल्टेड, द स्टेट अंडर दिस रिवॉल्टेड। दोस्तों उन्हीं में से एक आते हैं हमारे नाना साहब। जैसे दोस्तों आप सभी ने इनका नाम तो सुना ही रहेगा, नाना साहब, जो पेशवा बाजीराव के अडॉप्ट किए हुए बच्चे थे। पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए बच्चे थे, उनका नाम था नाना साहब। जो कि आप सबको पता है कि 1857 में उनका काफी बड़ा रोल प्ले था, पेशवा नाना साहब। तो दोस्तों झांसी की रानी के साथ में नाना साहब ने भी बहुत बड़ा युद्ध किया था उनके साथ में। एग्जाम्पल, नाना साहब वॉज रिसीव्ड पेंशन एज ही वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। दोस्तों बात ये थी कि पेशवा बाजीराव ने उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो इस कारण से उनके बच्चे थे जो कि सब युद्ध में सब खत्म हो चुके थे। तो उन्होंने नाना साहब को गोद लिया था, और नाना साहब को गोद लिया था तो उस वक्त अब पेशवा बाजीराव के बाद उस गद्दी पे नाना साहब को बैठना चाहिए, वहां का राज उनके हाथ में आना चाहिए। पर लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उनको बस इतना ही रखा था कि तुम्हें बस पेंशन मिलेगा, उसके आगे तुम्हें और कुछ नहीं, तुम्हारा वहां पे कोई अपना राज नहीं होगा। तो दोस्तों इस कारण से नाना साहब काफी ज्यादा भड़क चुके थे, काफी ज्यादा उनके अंदर चिंगारी फैल चुकी थी। और दोस्तों इस कारण से कानपुर में काफी बड़ा रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, जो कि नाना साहब ने स्टार्ट किया था कानपुर में इतना बड़ा जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट करने वाले कौन थे? नाना साहब। क्योंकि उनके ऊपर भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इस नियम के अनुसार जबरदस्ती उनका राज उनसे छीना जा रहा था। तो ऐसे में दोस्तों किसी को भी गुस्सा आएगा कि जबरदस्ती आप अपने हिसाब से कोई भी नियम लगा दोगे और उसके हिसाब से इतने बड़े राजपाट को अगर हमारे हाथ से ले लो तो हर किसी को गुस्सा आएगा। तो इस कारण से नाना साहब पेशवा को काफी ज्यादा भड़क चुके थे, और इसकी वजह से कानपुर रिवॉल्ट हुआ। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसे कौन से राज्य थे, कौन से रियासत थे जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण लोगों के हाथ से निकल गया था। और उसके साथ आप लोगों को और ही बताता हूँ मैं, अवध वॉज एनेक्स्ड। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को नाना साहब पेशवा का बताया, उसी तरीके से अवध पे भी जबरन कब्जा कर लिया गया था 1856 में। अवध पर भी जोर जबरदस्ती जबरन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इस नियम के अनुसार अवध पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। जो वर्ड लिखा मैंने एनेक्स यानी कि जबरदस्ती इसको कब्जा कर लेना। 1856 में अवध वॉज एनेक्स्ड इन 1856। दोस्तों अवध को भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, हड़प नीति के द्वारा। चार्ज ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों सातारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, ये सब रियासतें ऐसे और भी काफी रियासतें थी जो जबरदस्ती अंग्रेजों ने इस पे अपना हक जमा लिया था। जबरन उन्होंने सातारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, ऐसे और भी कई सारे रियासतें थी उस समय 1857 के पहले ऐसे और भी कई सारे रियासतें थी जिसपे अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इस नियम के अनुसार कई सारे राज्यों पे जबरदस्ती उन्होंने हड़प लिया था। दोस्तों अगर ऐसा हम लोग ऐसा राजनीतिक सिस्टम, अगर राजनीतिक नियम अगर चालू करेंगे तो कौन सा रिवॉल्ट नहीं होगा, कौन सी चिंगारी नहीं उठेगी, कौन सा विद्रोह नहीं होगा, कौन विद्रोह नहीं करेगा। दोस्तों यही सब कारण की वजह से हमारे 1857 की इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। अब मैं आप लोगों को उनका और एक नियम बताता हूँ, एक और नीति बताता हूँ मैं, पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस।
दोस्तों बहुत सारे छोटे बच्चे जब रहते हैं स्कूल में, जब वो 5th 6th 7th में, जब ये कुछ 6th 7th में के 8 में आ जाता है बच्चों के बुक में सब्सिडियरी अलायंस, तो बच्चे सोचते डेरी डायरी क्या, ये वर्ड क्या है। जैसे सब्सिडियरी अलायंस का मतलब ये होता है, उस वक्त उन्होंने क्या उन्होंने ये नीति अपनाई थी, एक सिस्टम उन्होंने अपनाया था जिसमें हमारे कुछ पागल शासक, कुछ बददिमाग कुछ राजा थे, वो उनके कहने में आ गए थे कि उस समय क्या होता था कि हमारे हमारे इंडिया में बहुत सारे जो बड़े राज हुआ करते थे, छोटी राज पे जब जबरन कब्जा करके उन पे अपने राज्य का विस्तार करना है सब कुछ। हमारे देश में तो बहुत प्राचीन काल से ये सिस्टम, तो ये सिस्टम तो हमारे प्राचीन काल से चलते थे। पर लेकिन उस समय अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया कि जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जो कमजोर राज्य हुआ करते थे, उनको जाके कहे कि अगर आप तो काफी कमजोर है, आपका पड़ोसी राज्य आपसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इस तरीके से अगर कभी भी अगर आप पे हमला कर दे तो आप तो उनके गुलाम बन जाओगे, आप उनसे हार जाओगे, आपका राज परिवार कहाँ से चले जाएगा। तो इसके तहत उन्होंने किया ना कि आप, क्योंकि उस समय अंग्रेज तो मजबूत थे, तो उन्होंने ये भरोसा दिलाया उन राजा महाराजा को कि आप हमें इजाजत दीजिए, हम आपके राज्य में आकर के आपकी सहायता करेंगे, आपके दुश्मनों से लड़ाई करेंगे, उसके लिए आप हमें पैसे देना, आप हमें फीस देना, आप हमें फीस दे देना। तो बट इससे क्या हुआ कि जिन जिन राजाओं ने, जिन रियासतों ने उनकी ये बात मानी, वो राजा वो रियासतें अपने रियासतों से हाथ धो बैठे और उन पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब कब्जा कैसे कर लिया कि उन लोग साइन करवा लेते थे कि आपके राज्य में हम फ्री टैक्स करेंगे, हमारे पर कभी कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपके राज्यों में आपके सैनिक हमारे होंगे और वो सैनिकों का पूरा फीस तुम भरोगे, तुम्हारे खजाने से पूरा फीस जाएगा वहां पे। और ऐसे करते करते वो राजा महाराजा, वो रियासतें डूब जाती थी और वहां पर जबरदस्ती कब्जा हो जाता था अंग्रेजों का। तो सर, और ये नियम स्टार्ट हुआ था 1798 में। ये नीति शुरुआत की गई थी 1798 में, इन 1798 बाय लॉर्ड वेलेस्ली। और ये कौन से ऑफिसर द्वारा की गई थी शुरुआत? ये लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों, जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ये डेट और ये नेम जरूर याद रखें। डेट एंड नेम हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट और नेम्स। दोस्तों, ये लॉर्ड वेलेस्ली ने ये 1798 में शुरुआत किया था, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, फर्स्ट स्टेट साइन ऑन सब्सिडियरी अलायंसेस हैदराबाद। दोस्तों, ये भी सबसे बड़ा पॉइंट है कि ऐसा वो फर्स्ट रियासत कौन सी थी, फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिन्होंने ये सब्सिडियरी अलायंस पर साइन किया था। सबसे पहले ऐसा कौन सा रियासत था जिसने सब्सिडियरी अलायंस पर साइन किया था? तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि विच स्टेट साइन ऑन सब्सिडियरी अलायंस इज फर्स्ट, इज हैदराबाद। इसका आंसर देखो, मैंने सर्कल किया यहाँ पे, उसका आंसर है हैदराबाद। तो दोस्तों, पर लेकिन एक ये भी था कि हमारे देश में कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी अंग्रेजों से भिड़ जाते थे, उनके सामने अपनी जान दे देते थे, पर कभी उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करते थे। पर हमारे देश में कुछ ऐसे भी रियासतें थी कि जो उनके सामने गुलाम बन के रहते थे और हमेशा राज करते थे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता भी, इसके पहले वीडियो बनाया था, उसमें हैदराबाद अंग्रेजी जब तक अंग्रेज छोड़कर नहीं चले गए तब तक हैदराबाद यहाँ पे राज कर रहा था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली थी। और ये कारण ये था कि फर्स्ट स्टेट साइन और सब्सिडियरी अलायंस इज हैदराबाद ने सबसे पहले साइन किया था सब्सिडियरी अलायंस, इस नीति को। सब्सिडी टू द ब्रिटिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि उस वक्त अंग्रेजों का कहना ये था कि हमारे सैनिक आएंगे आपके राज्यों में, आपके राज्य की सहायता करेंगे, उनके सारे फीस, उनके सारे पेंशन, हर एक चीज आपके राज्य खजाने से जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे पॉलिटिकल कारण, पॉलिटिकल कॉज थे, और भी ऐसे बहुत से, ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। पर आपको मैं इतने में क्या क्या बता दूंगा। ऐसा इतने सारे कारण है कि जैसे लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, अंग्रेज आए, किसी पे हमला कर दिए और इतना बड़ा क्रांति चालू किया पूरे देश भर में एक साथ में। तो दोस्तों, ऐसा कहीं नहीं होता। अगर ऐसा कभी होता तो किसी एक राज्य से और अंग्रेजों का ऐसा होता तो चलता, पर कई सारे राज्य, कई सारे रियासतें एक साथ मिल करके उन पे आक्रमण किए थे ना,
ये कारण था कि 1857 में इतना बड़ा हुआ। पर ये कारण कोई छोटे कारण नहीं, कोई एक दिन कारण नहीं, 100-200 सालों में धीरे 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 ये एक ज्वाला अंदर अंदर बढ़ते के बाद में एक लावा फूट के बाहर आ गया और जो एक रूप लिया 1800 ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। दोस्तों अब मैं आपको इसका तीसरा कारण बताता हूँ, मैं इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण। दोस्तों आर्थिक सबसे ज्यादा तो उन्होंने हमारे भारत देश का आर्थिक शोषण किया था। दोस्तों अंग्रेजों के इतना हमारे देश का आर्थिक शोषण आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा जितना अंग्रेजों ने किया था। इकोनॉमिक कॉजेस, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन। दोस्तों वो जबरदस्ती हमारे किसानों पर डबल लगा देते थे, डबल उन लोगों को पे करना होता था। दोस्तों किसानों की खेती हो या ना हो पर उनको टैक्स पे करना पड़ता था, और ये टैक्स को उन्होंने 3 सिस्टम में डिवाइड कर दिया था। एक था जमींदारी, एक था महलवारी और एक था रोयतवारी। दोस्तों तीन सिस्टम में उन्होंने पूरा टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट किया था, जमींदारी, रोयतवारी और एक महलवारी था। दोस्तों जमींदारी, रोयतवारी, महलवारी ये तो देखने में कुछ एक अलग ही, कि महल जमीन ये कुछ अलग ही हो गया, पर नहीं इनका मतलब ही बताता हूँ ना। दोस्तों जमींदारी में ये था ना कि जैसे आप सबको पता है कि हमारे देश में पहले जमाने में, क्या आज भी काफी बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, और पहले तो काफी बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे। तो दोस्तों उस समय अंग्रेजों ने नियम अपना के रखा था कि हमारे देश में जितने बड़े बड़े जो जमींदार हुआ करते थे उनको अंग्रेजों ने कह दिया था कि हम आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, हमें आपसे कोई टैक्स नहीं चाहिए, आप बिंदास अपनी जमीनों पे राज करो, अपनी जमीनों पे खेती करो, बस जो किसान आपके यहाँ काम करते हैं, जो किसान आपके यहाँ खेती करते हैं उनसे टैक्स वसूल करके हमें लाके दे दीजिए, हमें आपसे कोई टैक्स नहीं चाहिए, हम आपके ऊपर कुछ भी कब्जा नहीं करेंगे, आपको कोई शिकायत नहीं देंगे, बस आपके यहाँ पे जो भी किसान खेती करते हैं, जो भी किसान काम करते हैं उनसे टैक्स वसूल करके आप हमें लाके दीजिए। तो अब जमींदारों को क्या करना था, सब खुदगर्ज होते, क्योंकि हमारा इंडिया पीछे क्यों रहा, हमारा इंडिया हमेशा गुलाम क्यों रहा, इन्हीं कुछ जमींदारों की वजह से, इन्हीं कुछ ब्राह्मणों, कुछ जमींदारों की वजह से हमारा देश हमेशा पीछे रहा है। तो उन्हें क्या था, उन्हें तो बिजनेस करने से मतलब, अपना जमीन बचाने से मतलब था, क्योंकि उन्हें पता था कि हम अंग्रेजों कुछ कर नहीं सकते, पर उन्हें ये नहीं पता कि काफी बड़ी गलती कर रहे हैं, कि अगर एक लोग मिलते रहे ना तो अंग्रेजों को पीछे कर सकते हैं। पर उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ स्वीकार किया, और उनके यहाँ जो भी किसान काम करने आते थे, जो भी खेती करते थे, वो उनसे टैक्स वसूल करके उनको देते थे। तो इस तरीके से किसानों पर डबल कर होता था। एक तो जमींदार अपने तो पैसे लेता ही था उनसे, साथ में अंग्रेजों को भी उनसे टैक्स वसूल करके देता था। ये रहा हमारा जमींदारी। तो दोस्तों दूसरा हमारा रोयतवारी। अब ये और दोस्तों ये जमींदारी जो सिस्टम ने स्टार्ट भी किया था, वो सिस्टम स्टार्ट हुआ 1798 से। जिस तरीके से हमारा सब्सिडियरी अलायंस स्टार्ट हुआ 1798 से, उसी सेम और तभी से हमारा जमींदारी सिस्टम भी चालू हुआ 1798 से। देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ 1798 से। अगर आप लोगों को चाहिए तो इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो यूपीएससी के बच्चे हैं, आप लोगों को अभी से बार एक ही बात बता दे रहा हूँ मैं, कि आप लोगों को डेट याद रखना और नेम याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट हुआ 1798, और कौन से अंग्रेजी ऑफिसर ने, कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने स्टार्ट किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था इसको। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था। अब दूसरा आता है हमारा रोयतवारी। दोस्तों ये रोयतवारी क्या है, ये क्या नाम है, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो मैं बताता हूँ। रोयतवारी ये एक सिस्टम था जिसमें ये था कि इंडिविजुअल फार्मर पेइंग टैक्स फर्स्ट स्टार्टेड इन मद्रास बाय चार्ल्स रेड और मनरो। इसमें एक किसान, हर एक शहर, हर एक गांव का एक किसान अपना टैक्स पे करते थे। जिस तरीके से आज आप लोग अपने घर का, अपने बिजनेस का, अपने जॉब करते हो, अगर पैसा ज्यादा कमाते हो तो अपना जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन अपना टैक्स पे करता है, उस तरीके से जिस वक्त, जबकि उस वक्त अंग्रेजी शासन भी नहीं था हमारे ऊपर, अंग्रेजी शासन भी हमारे ऊपर चल नहीं रहा था, ना कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी हमारे ऊपर। उस वक्त भी उन्होंने स्टार्ट किया इंडिविजुअल फार्मर पेइंग टैक्स, मतलब
एक एक किसान आकर के हमें टैक्स पे करके जाएगा। उनके जीवन का एक नियम बना दिया गया था कि हर एक किसान हमें टैक्स पे करे, चाहे वो खेती करता हो या ना करता हो, चाहे वो कोई काम करता हो ना करता हो, हर एक किसान हमें टैक्स पे करेगा तो करेगा। और ये सिस्टम का नाम रखा है रेतवाड़ी, स्टार्टिंग मद्रास। ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था मद्रास में। दोस्तों आप लोगों को बताता हूं मैं, सबसे बेकार गिरे तरीके से किसी ने अगर अंग्रेजों की गुलामी की है तो हमारे साउथ इंडिया, हमारे दक्षिण भारत ने अंग्रेजों की एकदम कुत्तों की तरह गुलामी की है। मुझे ये सब वर्ड निकालने नहीं चाहिए, पर उन्होंने एकदम गिर करके उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की है। क्योंकि हमारे उत्तर भारतीयों ने, बंगाल ने, बिहार ने, दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने, हमने तो डट करके सामना किया उनका। पर ये साउथ इंडियन वाले थे ना, आज भी वो अंग्रेजों गुलाम है कहीं ना कहीं। और उस वक्त भी ये सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मद्रास में, और इसके लिए किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी ने कोई आगे नहीं बढ़ा इस सिस्टम को बंद करने के लिए। और वो ऑफिसर कौन थे जिन्होंने स्टार्ट करवाया था? चार्ल्स रेड और मुनरो ने स्टार्ट किया था इसको। दोस्तों एक आता है हमारा तीसरा आता है महलवाड़ी, जिसमें होता ये था कि एक एक एरिया ऐसा चॉइस किया जाता था, एक एक गांव को पकड़ा जाता था, और वो पूरे गांव एक साथ आकर के लोगों को टैक्स पे कर देते। इसमें ये सिस्टम में एक इंडिविजुअल नहीं था। और दोस्तों ऐसा भी नहीं कि ये जो तीनों मैंने बताया, तीनों एक ही जगह पे रहता था। अगर तीनों सिस्टम अगर एक ही जगह पे रहता तो तीनों को अलग अलग करके मतलब ही क्या था? इन लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम से ये लोगों से टैक्स वसूला करते थे। हम भारतीयों से ये टैक्स वसूला करते थे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम अनुसार। कहीं पर जमींदारी, कहीं पर रोहतवाड़ी, कहीं पर महलवाड़ी। ये जो महलवाड़ी था, इसमें पूरा का पूरा गाँव, पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा गांव, जैसे कि एक शहर, ये एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, तो ऐसे गांव को डिवाइड करके रखते थे। और वो पूरे गांव, जैसे कि आज ये गांव जाकर के टैक्स देगा, कल वो गांव जाकर वहां पे टैक्स देगा। तो वैसे ही ये था महलवाड़ी। दोस्तों ये महलवाड़ी सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1833 में, होल विलेज पेइंग टैक्स। अभी 1833 में मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि आप लोग इस डेट को याद रखिए। ये डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यूपीएससी के बच्चे, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे सबसे ज्यादा फोकस इस डेट पे करना। और दोस्तों अभी इसके आगे आप लोग डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स। दोस्तों सबसे ज्यादा हद तो तब हो गया, सबसे बड़ी बात तो तब हो गई ना, कि जहां पर ना हमें इंडियंस अपने ही प्रोडक्ट्स पर, हम इंडियन अपने ही माल पर, अपने ही बनाए हुए वस्तुओं पर हम अंग्रेजों को टैक्स पे कर रहे थे। दोस्तों ये तो हद हो गई कि हम अपने ही बनाए हुए वस्तुओं पर, अपने ही देश के, अपने ही जमीन से निकले हुए वस्तुओं पे हम अंग्रेजों को टैक्स पे कर रहे थे। दोस्तों क्या ये कम था? अभी इतने सारे पॉलिटिकल कॉसेस, अलग अलग कारण, जब इतना बड़ा आ गया इंडियन प्रोडक्ट्स, मतलब हम टैरिफ लग गए थे हमारे ऊपर। टैरिफ मतलब यानी कि हमारे पर टैक्स लग चुके थे कि हम जो अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे उस पे भी उन्हें पैसा देंगे। हम क्यों दे? ऐसे ही हमारे कुछ क्रांतिकारियों ने हमारे इंडिया के एक एक व्यक्ति के अंदर ही चिंगारी फैल चुकी थी। हम उनको क्यों दें? अपने ही हो गया था। और इसके बाद आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट रिजल्टिंग इनटू डिजिटलाइजेशन व्हिच रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों अभी धीरे धीरे क्या हो गया कि आपको पता है अंग्रेजों ने क्या करके रखा था। अंग्रेजों का नियम ये था ना कि वो क्या करते थे कि अपना वस्तु ला करके हमें देते थे, और वो अपना रॉ मटेरियल लेके आते थे हमारे पास, हम उसको बना करके उनको देते थे, उसका प्रोडक्ट बना के उन्हें देते थे। ये इस जगह पर उन्होंने दिमाग नहीं लगाया था, इस जगह पर अंग्रेजों ने दिमाग नहीं लगाया था कि वो अपने गोल्ड वगैरह लाके हमें देते थे, फिर अपने गोल्ड यानी कि अपने रॉ मटेरियल लाके हमें देते थे, और फिर उसका प्रोडक्ट बना करके हम उन्हें देते थे। पर बाद में उनकी क्वीन रानी, उनकी महारानी इंग्लैंड से ये बोली कि अगर तुम वहां पर राज करने गए हो, वहां पर तुम उन पे कब्जा करने गए हो, उनको लूटने गए हो, ना कि लुटवाने गए हो। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे कि अपने गोल्ड वगैरह,
अपने वस्तु ला करके हमें देते थे और हम उसको फिनिशिंग करके उन्हें देते थे। और बाद में अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि हमारी वस्तुओं को वो लेते थे, हमारे रॉ मटेरियल वो लेते थे और हमें फिनिश करके देते थे, हमें वो अपनी तरफ से प्रोडक्ट बना के देते थे। तभी हमारे कॉटन वो लेते थे और हमें कॉटन के कपड़े बना करके वो खुद अपने मशीनों में बना करके बेचते थे। और जब से उन्होंने अपने मशीनें यहाँ पे ला दी, जब से उन्होंने इंडियन मशीनें ला के रख दी, तब से हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, तब से हमारे जो पुराने सिस्टम चरखा वगैरह जितना भी अलग अलग हमारे पुराने सिस्टम जो जितना भी काम हम अपने हाथों से करते थे, हमारे सब कुछ खत्म हुआ क्योंकि उस समय मशीनें आ गई और हम बहुत सारे भारतीय बहुत सारे हम बेरोजगार बैठ गए। क्योंकि अब ये हो गया था कि नए अब पहले जहाँ पे हजार लोग मतलब 1000 पर्सन मिलकर के जितना काम करते थे, अब उतनी 2 से 3 मशीनें काम कर रही हैं, तो अब बाकी लोग हो गए बेरोजगार। तो दोस्तों कि कोई एक कड़ी नहीं रहती है इतना बड़ा क्रांति का, कोई एक कारण नहीं होता इतना बड़ा क्रांति, इतना बड़ा विस्फोट फैलने का। दोस्तों कई सारे क्रांति थे, मतलब कि कई सारे कारण थे जिसकी वजह से ये हुआ। अभी देखा आप लोग मैंने बताया इकोनॉमिक कॉसेज, इससे क्या हो गया था कि हम एक्चुअली देखा जाए हमारे देश का ये अलग अलग आक्रमणकारियों ने एकदम चूस के खा गया हमारे देश। जो सोने की चिड़िया कहलाने जो देश थे, अफगानों ने लूटा हमें, मुगलों ने लूटा हमें, अलग अलग शासन ने हमें लूटा, पोर्टुगीज वाले ने लूटा, डच ने लूटा, सबने लूटा हमारे देश को। पर अंग्रेजों ने तो पूरे हद पार कर दिए। अंग्रेज यहाँ से जहाज भर भर के सोना लेके आते थे इंग्लैंड, जहाज भर भर के सोना यहाँ से इंग्लैंड लेके आते। सोचो कितना लूटा हुआ है। दोस्तों आज मैं द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 का ये मेरा पार्ट 1 है। इसके कॉजेज, एक्चुअली मैं आपको जो कॉजेज बता रहा हूँ, कॉजेज मैं आप लोगों को ये कॉजेज का एक हाफ पार्ट ये बनाया, पार्ट 1 मेरा ये है। इसके बाद पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा क्योंकि ये मेरे वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। आप लोगों को मैं पार्ट 2 में इसके आगे का पूरा स्टोरी बताऊंगा। प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए क्योंकि जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे उतना ही मेरा वीडियो, उतना आप लोगों को उतना ज़्यादा देखने मिलेगा। जितना शेयर करोगे उतने ही मेरा वीडियो आगे बढ़ेगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आगे बढ़े तो मैं भी आगे बढ़ूंगा और मैं जितना आगे बढ़ूंगा उतना आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस आगे देते रहूँगा। और दोस्तों जो यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हर कोई आप सब लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके बाय बाय, नमस्ते।